हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी यारा। फ्रेंड्स, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 5 मार्च को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था वो समाप्त हो चुका है और हमें कुछ रियल और ऑथेंटिक प्रश्न मिल चुके हैं। दोस्त आने वाले दिनों में अगर आपका भी एग्जाम है तो आप लोग इस नंबर पर रियल क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके एक शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा था, प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति कब बनी थी? तो चलिए जानते हैं। देखिए, 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति बनी थी। ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। ये इनका जो बहाल रहा है 25 जुलाई से 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। ठीक है, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। प्रणब मुखर्जी के बाद प्रतिभा पाटिल सिंह 25 जुलाई 2007 को भारत की राष्ट्रपति बनी थी। ये आप लोग याद रखिएगा। इनका हो सके तो जन्म भी याद करके एग्जाम में जाइएगा अगर आपके आने वाले दिनों में एग्जाम है तो। उनके राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 2004 से 2007 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शासन किया था। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। प्रतिभा देव सिंह पाटिल जन्म इनका जो हुआ था 19 दिसंबर 1934 को, ये याद रखिएगा। एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वकील हैं जिन्होंने 2007 से 2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। उनका जन्म भारत में महाराष्ट्र के जलगांव जिले के मुर्ताई नगर में तालुक गांव नदगांव में हुआ था। ये आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ बूझ कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विजय किशोर रहाटकर। ठीक है, विजय किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का एक विधायी निकाय है जिसे महिला से संबंधित सभी नीतिगत मुद्दों पर सरकार का सलाह देने का काम सौंपा गया है। यह 31 जनवरी 1992 को भारतीय संविधान के तहत बनाया गया था, जैसे कि 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट किया गया था। और जयंती पटनायक आयोग की पहली अध्यक्ष थी। ये आप लोग को याद रखना है। एनसीडब्ल्यू का मिशन भारत में महिला के अधिकार के वकालत करना और उनके मुद्दों पर चिंताओं को आवाज़ देना है। ठीक है, एनसीडब्ल्यू एक वैधानिक निकाय है जिसे महिलाओं के अधिकारों की उन्नति के दिशा में काम करने का अधिकार है। इसके कार्य में महिलाओं के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो 24 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आपका सही आंसर हो गया शक्तिकांत दास। संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर है। ये याद रखिएगा, 26वें गवर्नर है। ठीक है, इसे डिनोट कर लीजिएगा। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को कार्यकाल दिसंबर 2024 तक अतिरिक्त 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। दास को एक सेकेंड, तो इसको स्क्रॉल कर लेते हैं हम लोग। दास को 11 दिसंबर 2018 को शुरू में 3 साल की अवधि के लिए आरबीआई को 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय बैंक में अपनी नियुक्ति से पहले उन्होंने 15वें वित्त आयोग के सदस्य और भारत के G20 शेरपा के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो देखिए, आपके ऑप्शन 4 थे, उनमें से क्या ऑप्शन थे ये हमें तो नहीं मालूम, लेकिन क्या क्या इनकी रचनाएं हैं वो हम उन पर ध्यान देंगे। देखिए, गोपाल स्वामी तुलसीदास के कई रचनाएं लिखी हैं जिनमें रामचरित्र, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, सतसई, छंदावली, रामायण, कुंडलिया, रामायण, रामसलाका, रामलला, नछऊ, ठीक है, नहछऊ, बरवै रामायण, ये सारे के सारे ये किन की जो है ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। इनमें से कौन नहीं था ये तो हमें नहीं मालूम। ठीक है, तुलसीदास की रचनाओं के खास बातें हैं वो जान लेते हैं। तुलसीदास ने रामायण के आधार पर अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा है। अगर पूछ दे कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है तो आपका सही आंसर होगा अवधी भाषा में।
चाहे ये भी पूछ सकता है कि रामचरितमानस किसकी पुस्तक है, तो ये आपका आंसर होने वाला है तुलसीदास का। रामचरितमानस को अवधि साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। तुलसीदास की गीतात्मक शैली है और हिंदू धर्म दर्शन की उनकी गहरी समझ ने रामचरितमानस को हिंदी साहित्य की सबसे प्रिय प्रभावशाली कृतियों में से एक बना दिया है। तुलसीदास ने ब्रज भाषा में कृष्ण गीतावली, याद रखिए ब्रज भाषा में कृष्ण गीतावली, साहित्य रत्न, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका जैसे रचनाएं की हैं। ये सारे के सारे जो है ब्रज भाषा में, ये याद रखना होगा। कौन से पॉइंट छोड़ने हैं, कौन से पॉइंट जो है डिनोट करने हैं, ये आपकी समझ होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है विधान सीट किस राज्य में है, तो आपका सही आंसर है सिक्किम। सॉरी क्वेश्चन ये नहीं था, मतलब एक सेकेंड, क्वेश्चन था 32 विधानसभा सीटें किस राज्य में है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे ऐसे करके, और आपका जो सही आंसर हो जाएगा उनमें से ये सिक्किम था। ठीक है, तो आप लोग सिक्किम आ रहे हैं तो आपका सिक्किम सही है। देखिए, सिक्किम में एक असामयिक विधानसभा है। अधिकांश अन्य भारतीय राज्यों के तरह सिक्किम विधानसभा है 32 सीटों में एक संघ के लिए आरक्षित है, यह भी याद रखना। सिक्किम में भारतीय राष्ट्रीय द्विसदनीय विधायिका लोकसभा और राज्यसभा के 2 कक्षों में से प्रत्येक में 1 सीट है। राज्य और लोकसभा दोनों में 1 सीट है, यह भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर मुख्य जोर दिया गया, तो आपका सही आंसर दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर मुख्य जोर दिया गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट कर रहा है, आप लोग रिपीटेड क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो एक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा फैक्ट्स के बारे में हम जानते हैं। उद्योग क्षेत्र को दूसरे पंचवर्षीय योजना में मुख्य जोर दिया गया था। औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा उन कंपनियों से बना है जो अपने माल के उत्पादन, परिवहन या निर्माण में अन्य कंपनियों की मदद करते हैं, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र अपने माल और सेवाओं को अन्य कंपनियों के सीधे ग्राहक बजाय बेचता है। ठीक है, इसे द्वितीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, द्वितीय प्रथम क्षेत्र ये पूछता है। ये जब जीडी के क्लास ले रहे थे, जब उसका पेपर एनालिसिस कर रहे थे, तो उस समय पूछा था द्वितीय क्षेत्र प्रथम क्षेत्र से। ग्रेड 3 में टेक्नीशियन में भी पूछा है। ठीक है, ये सारे के सारे में पूछ रहा है। रेलवे में वही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछता है हर रेलवे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, नहीं पूछा हुआ तो जो कहिए सो। ठीक है, रबी की फसलें कब आती हैं, तो आपका सही आंसर अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक ये आती हैं इसकी फसल। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ चलिए, अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती है ये रबी फसलें, और अप्रैल से जून के बीच काटी जाती है। हो सकता है अगला शिफ्ट में पूछे कि रबी की फसलें कब काटी जाती है, तो आपका सही आंसर होने वाला है अप्रैल से जून। ठीक है, ये याद रखिएगा। रबी फसलें सर्दियों में उगाई जाती है। रबी फसल अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती है और अप्रैल से जून की काटी जाती है। रबी की फसलें सर्दियों में उगाई जाती है। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, अलसी, ये सभी की सभी क्या है, रबी फसलें हैं। रबी फसलों में एक सेकेंड, रबी फसलों के लिए सर्दी और पर्याप्त सिंचाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसमें जो पानी की जो है सिंचाई ज़्यादा लगती है। रबी फसलों को बढ़ने के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें गेहूँ वगैरह आ जाता है ना। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, इन सब में क्या है कि इसमें सिंचाई यानी पानी कम लगता है, और जो धान का खेती उसमें पानी का जो है उसमें ज़्यादा पानी लगता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। 2024 में भारत ने किसके साथ वायुयान सेवाओं की शुरुआत की है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भूटान। अगर भूटान आप लोग मारे हैं तो बिल्कुल आपका सही है।
2024 में भारत ने भूटान के साथ वायुयान सेवाओं की शुरुआत की है। इस नए हवाई मार्ग का उद्देश्य भारत और भूटान के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाना है, जिससे दोनों देश के बीच यात्रा, व्यापार, पर्यटन जो है बढ़ावा मिलेगा। इससे बढ़ावा मिलेगा। यह भूटान से भारत जाने वाले यात्रियों के लिए एक नई सुविधा है। ठीक है, एक सेवा है, सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट मंत्री थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को गठित जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत और एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी। राजकुमारी अमृत कौर ने स्वास्थ्य मंत्री पद का संभाला और स्वतंत्र भारत के पहले और दूसरे मंत्रिमंडल के 10 वर्षों तक सेवा की। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोग आने वाले एग्जाम देने वाले हैं तो ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1957 में इसके अध्यक्ष के रूप में पहली शासी जो है निकाय बैठक की अध्यक्षता की और 1957 में इसके अध्यक्ष के रूप में पहली शासी निकाय बैठक की एक ठक अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा मैदान किन दो नदियों के बीच फैला है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा घग्गर और तीस्ता नदी के बीच। गंगा का मैदान जो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है, मिट्टी, गाद, रेत, बजरी संयोजन के साथ चतुष्कोणीय जलोढ़ विशेषताएं हैं। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल राज्य गंगा के मैदान में स्थित है। यह मैदान उत्तरी मैदान के अधिकांश भाग को कवर करता है। गंगा का मैदान दिल्ली से कोलकाता तक लगभग 3.7 लाख वर्ग किलोमीटर तक में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? देखिए, आप लोग पंचवर्षीय योजना का जितना भी प्रश्न है आप लोग उसको कर जाइएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि कितना पूछ रहा है पंचवर्षीय योजना से। कुछ टॉपिक्स हैं जो रेलवे उसको छोड़ नहीं रहा है। आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको समझ रहे होंगे। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को आप लोग करके जाइए। ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि आप लोग तो प्रैक्टिस किए हुए होंगे, तो उस चीज़ को आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भर की प्रगतिशील उपलब्धि, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे, यानी स्थिरता और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। ये उसकी दो क्या है, उद्देश्य थे, पर्पस है। इसकी अवधि 1969 से 1974 तक इंदिरा गांधी के नेतृत्व में थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और भारत में हरित क्रांति ने कृषि को उन्नत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है 39वां स्थान है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी 2024 में भारत के 39वें स्थान पर था। यह रैंकिंग 133 देशों के बीच मिली थी, यह भी याद रखना है। 133 साल 2023 में भारत 40वें स्थान था। ठीक है, 23 में 40वां और 24 में 39वां। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। यह सूचकांक दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार क्षमता के आधार पर रैंक करता है। यह सूचकांक कार्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड बिजनेस स्कूल के सहयोग से विश्व बौद्धिक संपदा संगठन तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है? तब बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। भारत के सिलिकॉन वैली बेंगलुरु के उपनाम है। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेंगलुरु को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक केंद्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बेंगलुरु जो है कर्नाटक में स्थित है। बेंगलुरु भारत में ITI उद्योग का केंद्र है। बेंगलुरु डेक्कन पठार पर स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बोल दिया जाएगा। या आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग कवर करेंगे और जाएंगे तो शायद हमारा मार्क्स बन सकता है।
सागा दातृ त्यौहार किस राज्य के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो सिक्किम का एक प्रमुख है और महत्वपूर्ण त्यौहार है। सागा दाओ त्यौहार सिक्किम में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है। लोसोंग त्यौहार फसल के मौसम के अंत और ग्रामीण सिक्किम में तिब्बत वर्ष के 10वें महीने के अंत में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान सिक्किम में लोगों के द्वारा चाम नृत्य किया जाता है। ठीक है, एक चाम नृत्य होता है वहाँ पर, वो इस त्यौहार के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 7वां भाग किससे संबंधित? देखिए पहले वाला शिफ्ट में, जो इससे पहले वाला शिफ्ट है, वो संविधान 4 के बारे में पूछा था, कुछ उससे प्रश्न थे रिलेटेड। ठीक है, और इसमें संविधान भाग 7वां पूछ रहा है, सॉरी। पहली अनुसूची के, देखते हैं आंसर, पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य से संबंधित है, ये इसका आंसर है। अब तो फैक्ट्स देखते हैं। भारतीय संविधान का 7वां भाग पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य से संबंधित था। इसे संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। यह संविधान का एकमात्र ऐसा भाग है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, इसे निरस्त कर दिया गया, आप लोग जैसे पता है। वेदों की ओर लौटो, ये नारा जो है किसका है? तो आपको विश्वविख्यात स्वामी दयानंद सरस्वती का ये नारा है। वेदों की ओर लौटो, यह नारा जो है दयानंद सरस्वती का है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो हुआ है 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ है। भारत में टंकारा नामक एक शहर है, उसी टंकारा नामक शहर में हुआ है। उन्होंने 7 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद करना है। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में। ठीक है, पुलिकट झील चिल्का झील के बाद भारत की सबसे जो है दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी याद रखना है। तो पहली कौन हो जाएगी? तो पहली जो हो जाएगा वो चिल्का झील हो जाएगा, और दूसरी जो है पुलिकट झील हो जाएगा खारे पानी की झील के क्षेत्र में। और कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग से तमिलनाडु राज्य के निकटवर्ती हिस्से में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्स एक शिखर सम्मेलन 2021 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किस देश के साथ आयोजित किया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। इंडक्स एक शिखर सम्मेलन रक्षा नवाचार में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त प्रयास 20-21 फरवरी 2024 के नई दिल्ली में शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ये कपास की खेती के लिए सबसे विख्यात राज्य है। ये कपास जो होता है काली मिट्टी पर सबसे ज़्यादा होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कपास एक प्रकार का क्या है? सेल्यूलोज फाइबर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, हो सकता है पूछ दे। कपास के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत यानी सोर्स हैं, जैसे गॉसिपियम हर्वेसम, गॉसिपियम अर्थोरम और सी द्वीपकांटम शामिल है। कपास के कई उपयोग हैं, जैसे कि मछली पकड़ने का जाल, जिल्द कॉटन, पेपर कॉटन, फिल्टर, टेंट इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौतों को और किस रूप में जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता। ठीक है, और ये कब हुआ था ये भी जान लेते हैं। 25 जनवरी 1931 को कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को रिहा कर दिया गया। गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच चर्चा शुरू हुई। इन चर्चाओं के परिणाम स्वरूप वायसराय और गांधी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आप लोग बताइए कि जो है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ठीक है, डेट सहित बताइएगा। सितंबर 2024 में लोकतंत्र की 7वीं वर्षगांठ किस देश में मनाई जाती है? ऐसा कुछ करके प्रश्न था, लेकिन एग्जैक्ट प्रश्न जो है वो क्या है वो मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन देख लीजिएगा, ऐसा कुछ करके प्रश्न था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। एथलीट तेजस शीर्षे ने 13.41 सेकेंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो आपका सही आंसर 110 मीटर के बाधा दौड़ में। ठीक है, किसने बनाया था? तो 110 मीटर बाधा दौड़ में।
110 मीटर बाधा दौड़ में 13.41 सेकेंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तेजस शीर्षे ने मीरा मास प्रतियोगिता में 60 मीटर बाधा दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया है, जो कि एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, और रजत पदक जीता था। 1857 क्रांति में लुधियाना से किसने नेतृत्व किया था? ये अच्छा प्रश्न है। ये ऐसा कुछ प्रश्न था, आप लोग देख लीजिए इसको, ठीक है। प्रश्न था या नहीं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप ही जैसे जो लोग हैं वो लिख कर भेजते हैं हमें, ठीक है। तो अच्छे ही बोलते हैं। अब आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा ये क्वेश्चन था या नहीं। इससे ऐसा भी कुछ करके लोगों ने भेजा है। 1988 में सूचना से एक था, ठीक है, ऐसा कुछ करके था, लेकिन क्या था ये हमें नहीं मालूम। तो इससे कुछ बातें हैं। 1988 संशोधन भारत के संविधान में 65वां संशोधन था, जो समान रोजगार अवसर और समान वेतन के दिशा में एक कदम था। इसमें कर्मचारियों के लिए बेहतर अधिकारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधानों में बदलाव किए गए, ठीक है। एक ऐसे करके प्रश्न था, आप लोग को देखना होगा। हड़प्पा सभ्यता से ऐसे कुछ डैश 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 कुछ था, उतना नहीं मालूम, ठीक है। तो दोस्त आज के प्रश्न खत्म होते हैं। आज इतना ही प्रश्न मिला था, और आने वाले दिनों में अगर आपका भी एग्जाम है तो आप लोग इस नंबर पर क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, जो कि रियल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। फेक नहीं होना चाहिए दोस्त, ठीक है। तो प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।